नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को उन्नति विधान नाम से घोषणा पत्र जारी किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई की समस्या है, जिस पर हमने बहुत काम किया है और हर क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह लेकर यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है। और प्रियंका ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन के भीतर किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा और वहीं 2500 रुपए क्विंटल धान गेहूं की खरीद होगी और वहीं गन्ना मूल्य का 400 रुपए क्विंटल होगा और बिजली का भी बिल हाफ किया जाएगा और वहीं बकाया माफ भी किया जाएगा। इसके अलावा 20 लाख सरकारी रोजगार देने का कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया। और वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो जिन परिवारों पर कोरोना से आर्थिक मार पड़ी है उन्हें 25,000 रुपए दिए जाएंगे और इसके अलावा 12 लाख खाली पदों को भी भरा जाएगा और इसके अलावा 8 लाख नए पद बनाएंगे और 40% महिलाओं को ये पद मिलेंगे और इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। और वहीं प्रियंका ने आगे कहा कि किसान छुट्टा पशु से बहुत परेशान है। छत्तीसगढ़ मॉडल पर इसका समाधान किया जाएगा। जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें 3,000 रुपए दिया जाएगा और इसके अलावा गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी और 2 रुपए किलो गोबर खरीद की जाएगी और वहीं छत्तीसगढ़ में ये योजना अभी जारी है। और प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो छोटे कारोबारियों को 1% ब्याज पर कर्ज मिलेगा और श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए प्रस्ताव दिया गया है कि आउटसोर्सिंग की जाएगी और संविदा और सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा। तो मैं कुछ मुख्य बिंदु इस घोषणा पत्र के मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहां भी उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे या और रोजगार हम माफ करिए पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोजगार और पैदा करवाएंगे। इसके साथ साथ हमने पहले भी कहा है कि 40% रोजगार पहले के जो आरक्षण है उनके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। अगर कोई भी बीमारी हो तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त। वहीं कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर अब प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा कि महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है जो कि उनको संविधान से मिला है। और ट्विटर के आखिरी में प्रियंका ने अपने कैंपेन का हैशटैग लड़की हूं लड़ सकती हूं भी लगाया है और प्रियंका गांधी ने लिखा चाहे वो बिकनी हो या घूंघट हो या फिर जीन्स हो या फिर हिजाब, ये महिला को तय करना है कि उसे क्या पहनना है और ये हक उनको भारत के संविधान ने दिया है और महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। इसके अलावा आपको बता दें कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक लिबास पर रोक के आदेश के बाद बवाल मचा हुआ है और कई जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के समूह आमने सामने हो गए और पथराव की घटनाएं भी सामने आई
और वहीं मुस्लिम छात्राएं हिजाब पर रोक का विरोध कर रही हैं, तो वहीं कई हिंदू छात्र छात्राएं भगवा गमछा और दुपट्टा डालकर कैंपस में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। और हालातों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। वहीं मुस्लिम छात्रों ने हिजाब पहनने के अधिकार को बहाल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन छात्रों के वकीलों को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई। और बीजेपी का कहना है कि छात्रों के वकील कांग्रेस नेता हैं और इससे साबित होता है कि इस विवाद को भड़काने में कांग्रेस का ही हाथ है। और कर्नाटक के हिजाब विवाद ने यूपी की चुनावी सियासत में भी एंट्री कर ली और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी इस मामले पर आमने सामने हो गए हैं। और हिजाब विवाद को लेकर दिल्ली और मुंबई में भी प्रदर्शन शुरू हो गया। और मुंबई में समाजवादी पार्टी मुस्लिम छात्रों के समर्थन में दस्तखत अभियान भी चला रही है। वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरएलडी ने उस पार्टी से हाथ मिलाया है जिसके बारे में उनके पिता अजीत सिंह ने पूर्व में एक बार टिप्पणी की थी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा कोई कुख्यात गुंडा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने के लिए जयंत समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और जिन्होंने गुंडों और दंगाइयों को संरक्षण दिया। और मुख्यमंत्री ने पश्चिमी यूपी में अपने चुनाव अभियान के दौरान पूछा कि आरएलडी के हैंडपंप को पानी कैसे मिलेगा, क्योंकि 2012 और 2017 के बीच सपा सरकार द्वारा लोगों को ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए गए थे। और पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि यूपी में बीजेपी के सत्ता में आने से एक दिन पहले दंगे, कर्फ्यू और स्थानीय लोगों का पलायन सामान्य था। और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर राज्य की लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करने का आरोप लगाया। और वहीं कहा कि अखिलेश शासन के दौरान महिलाएं असुरक्षित थीं। यूपी के धामपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद कर उनका स्वागत किया। और वहीं स्वतंत्र देव ने जनता को संबोधित भी किया। और स्वतंत्र देव ने अपने संबोधन में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। और इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने सपा सरकार में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे की याद दिलाते हुए बीजेपी के हक में वोट की अपील की। और बाद में बीजेपी के तमाम उपलब्धियां गिनवाई गई। और दरअसल धामपुर के शुभम मंडप में जनसंवाद वोटर्स कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने शिरकत की। और स्वतंत्र देव के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर स्वतंत्र देव ने कहा कि सपा सरकार में हुए दंगों से लोग अब तक प्रभावित हैं और बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भी एक दंगा नहीं हुआ और सभी गुंडे बदमाश यूपी को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आगे कहा कि जाट समाज सभी बीजेपी के समर्थन में और बीजेपी फिर से यूपी में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। पहली सरकार है जो गुंडागर्दी मुक्त शासन दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। पहली सरकार है जो ईमानदार नेतृत्व है और सक्षम नेतृत्व है। पूरा राज्य खुशहाल है और गरीबों को पहली बार 15 करोड़ लोगों को राशन दिया। यूपी में 10 फरवरी से पहले चरण की 98 सीटों पर चुनाव होना है और हर राजनीतिक पार्टियों ने खूब प्रचार प्रसार किया और किसी ने दूसरी पार्टी पर आरोप लगाया तो किसी ने अपने कामों को गिनवाया। और वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कल थम गया और ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मेरठ की दक्षिण विधानसभा सीट के प्रत्याशी सोमेंद्र तोमर के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेरठ में आयोजन रोड स्थित एक होटल में किया, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उनकी सरकार में इनसिक्योरिटी की बात बताई गई। हालांकि बीजेपी सरकार में सिक्योरिटी और तमाम चीजों की बात करते हुए मैनिफेस्टो में क्या कुछ दिया गया जिसको उन्होंने विस्तार से भी बताया।
और सबसे अहम बात इस बार किसानों को साधने के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों के बिजली के बिल को फ्री करने की बात कही गई और महिलाओं को लेकर काफी वादे और दावे किए गए। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी मैनिफेस्टो में किए गए तमाम चीजों को बताने के लिए अनुराग ठाकुर पत्रकारों से बातचीत करते रहे और साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाने की मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की है। एवं स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत के अंदर भी बीमा कार्ड मिशन मोड में हम उपलब्ध करवाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सुगम शिक्षा हो, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों में फर्नीचर और स्मार्ट क्लासरूम बनाने का हम काम करेंगे। हजारों करोड़ रुपए खर्च होगी। माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन की हम शुरुआत करेंगे। 30,000 माध्यमिक विद्यालयों की शुरुआत होगी। इसमें बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ किया जाएगा और हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय की। मेरठ में विधानसभा चुनाव को लेकर शहर से बसपा प्रत्याशी हाजिर दिलशाद शौकत ने कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जुलूस निकाला और शहर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी दिलशाद शौकत है जहां रोड शो के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ये जुलूस निकला जिसमें सभी लोग बगैर मास्क लगाए नजर आए और इतना ही नहीं बल्कि जमकर आतिशबाजी भी की गई है और ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता था जिसमें लगातार बसपा प्रत्याशी कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए भी दिखाई दिए और कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के बाद बसपा उम्मीदवार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं जहां लोगों ने चुनाव आयोग से बसपा प्रत्याशी पर कार्रवाई की मांग की और वहीं बसपा प्रत्याशी आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का मजाक उड़ा रहे हैं और देखें कैसे बसपा प्रत्याशी और उनके समर्थक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। और वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने कल गोरखपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और चंद्रशेखर आजाद इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने गोरखपुर सीट को बीजेपी का गढ़ कहे जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और वहीं आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गोरखपुर से नामांकन दाखिल करने के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई गढ़ नहीं है, वो गढ़ राजशाही में होता है और मैंने यहाँ से कई लोगों को हारते हुए देखा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने कहा कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी भी यहाँ से हार गई थी। और वहीं यूपी में पहले चरण का चुनाव मंगलवार रात को थम चुका है और पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में 10 फरवरी को चुनाव होने और ऐसे में बागपत जिले के छपरोली से विधायक और बीजेपी प्रत्याशी सहिंदर सिंह के रोड शो के दौरान उन पर गोबर फेंका गया और काफिले में शामिल गाड़ियों पर ईंट से हमला किया गया और वहीं बीजेपी समर्थकों के बीच सड़क पर लाठी डंडों से पिटाई किए जाने की भी खबर सामने आई और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी सहिंदर सिंह अपनी विधानसभा में रोड शो कर रहे थे। रमाला किरथल लुम्ब तुंगना से होते हुए जब उनका काफिला छपरोली पहुंचा तो उनके काफिले पर किसी ने गोबर फेंक दिया और वहीं आपको बता दें कि छपरोली आरएलडी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी का आरोप है कि उनके प्रत्याशी के रोड शो के दौरान गोबर उपलों के साथ साथ पथराव भी किया गया और यही नहीं विरोध का स्तर इस तरह था कि लाठियां और लोहे की खाट से भी हमला करने की बातें सामने आई और इस दौरान रोड शो में शामिल महिला समर्थकों में हड़कंप मच गया और सादी वर्दी में मौजूद पुलिस ने हमलावरों को भगाने का प्रयास किया और हमलावरों ने पुलिस पर भी लाठियां बरसा दी और पुलिस ने स्थिति को मुश्किल से संभाला था और वहीं हमला करने वाले कौन थे इसका पुलिस वीडियो के आधार पर पता कर रही है और काफिले को कड़ी सुरक्षा के बीच सुरक्षित छपरोली कस्बे से बाहर निकाला गया और इस घटना को वहां पर मौजूद लोगों ने मोबाइल में अपने कैमरे में कैद कर लिया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वहीं यूपी के पीलीभीत में नाली का विवाद सुलझाने गए पुलिस को गांव वालों ने पीट दिया और पुलिस चौकी इंचार्ज सहित सिपाहियों को दौड़ा कर पीटा गया है और वहीं सिपाही मोहित की नाक तक टूट गई है जबकि चौकी इंचार्ज को गर्म लकड़ी से दागा गया जिससे उनका चेहरा झुलस गया और कई अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं और वहीं पुलिसकर्मियों ने किसी तरह खेत में भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस पर हमला में
9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने वहां डंडे फटकार कर लोगों को हटाने की कोशिश की और इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और एक पक्ष ने पुलिसकर्मियों को भी पीटना शुरू कर दिया और वहीं भगदड़ में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और किसी तरह पुलिसकर्मी खेतों में जान बचाकर भागे और इसके बाद सूचना मिलने पर गजरौला पुलिस मौके पर पहुंच गई और वहीं आरोप है कि पुलिस ने जमकर उत्पात भी मचाया था और इसके अलावा पुलिस ने रात में ही 9 लोगों को गिरफ्तार किया और इसके बाद पुलिस चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह की तहरीर पर गजरौला थाने में 9 नामदर्ज और 15 से 20 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसको लेकर गांव में अभी भी तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। और वहीं पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक दिनेश ने बताया कि पुलिस पर हमला हुआ है और चौकी इंचार्ज की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर महिला सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाकी फरार लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी कार पर फायरिंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी का कहना है कि उन्होंने यूपी से अपराध खत्म कर दिया, तो मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाने वाले लोग कौन थे। और संभल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि सीएम का कहना है कि उन्होंने सभी अपराध समाप्त कर दिए और अब यूपी में हर कोई अपराध करने से डरता है, अपराधी और माफिया भाग गए हैं, फिर कौन थे जिन्होंने मुझ पर गोलियां चलाई। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि माफिया जेल भेजे गए, फिर गोलियां चलाने वाले कौन थे। गोली चलाने वाले युवकों को लेकर ओवैसी ने कहा कि वो गोडसे के वंशज है और वो उसी मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी और वो वही हैं जो अंबेडकर के संविधान का अनादर करना चाहते हैं और वो कानून के शासन पर नहीं बल्कि बंदूक के शासन पर भरोसा करते हैं और वो मत पत्रों पर नहीं बल्कि गोलियों पर भरोसा करते हैं। और इससे पहले ओवैसी ने बागपत की जनसभा में भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं भाजपाइयों की आंख में आग डालकर बात करता हूं, इसलिए मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। और उन्होंने आगे कहा कि एक ओवैसी मारोगे तो लाखों ओवैसी पैदा होंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी के मेरठ से सटे हापुड़ जिले में पिलखुआ के पास ओवैसी की कार पर गोलियां चलाई गई थी और गोलियां चलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में वीवीआईपी कहे जाने वाली अमेठी सीट से मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने विधानसभा चुनाव में टाल ठोक दी है और उन्होंने बीजेपी के सिंबल पर नॉमिनेशन फाइल कर दिया। और इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि मेरे मुकाबले पर कोई दिख ही नहीं रहा है। और डॉक्टर संजय सिंह ने आगे कहा कि पार्टी की प्लानिंग पर चुनाव लड़ रहा हूं और पार्टी का एक सिपाही हूं। निशान कई आएंगे लेकिन अमेठी की जनता हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रही है और इस बार भी जनता हमारे साथ है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैदान में आपका ये सिपाही सबसे आगे रहेगा और हमारा मात्र 2 मुद्दा है जिसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो योजना है उसको सफल करना और अमेठी में जिस सच्चाई, ईमानदारी और बेईमानी से हटकर, क्राइम से हट करके, बदमाशी से हट करके ईमानदारी का जो एक परचम अमेठी में चलता था वही चलेगा और पुरानी खामियों को दूर किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पूर्वजों की ओर से जो अमेठी की जनता की सेवा की गई है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमें विश्वास है कि सपा बसपा के राज में जो व्याप्त भय और भ्रष्टाचार को प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमेठी में महाराज डॉक्टर संजय सिंह पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में चैन उसका खत्म था। योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके आने पर जो अमन चैन कायम हुआ है ये कायम रहे, इसमें हर तरह से हम अपना सहयोग करेंगे। और अमेठी का जो विकास है, रानी साहब ने भी अपने विधानसभा में बहुत सारा सैकड़ों करोड़ का काम किया था। जो भी योजनाएं विकास की चली थी, हम लोगों के से शुरुआत हुई थी, उस योजनाओं को पूरा करने में हर तरह से भरसक प्रयास। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी
और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।